नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बताता है कि अगर हम किसी भी एक चार्ज पर फोर्स निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि इस पे फोर्स लगाने के लिए सराउंडिंग में कई चार्जेस हो। तो अगर ये सारे चार्जेस के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, Q1 कुछ फोर्स लगाएगा, Q2 कुछ फोर्स लगाएगा, Q3 जो कुछ फोर्स लगाएगा, तो जो नेट फोर्स होगा ये इन तीनों फोर्सेस का वेक्टर एडिशन हम कह सकते हैं। ठीक है, तो Q1 वाले चार्ज ने एक फोर्स लगा दिया मान लो F1 का, Q2 वाले चार्ज ने एक फोर्स लगा दिया F2 का, और Q3 वाले चार्ज ने एक फोर्स लगा दिया F3 का। ठीक है, यहाँ पे रखा था Q का चार्ज। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि किसी भी चार्ज पे लगने वाला जो नेट फोर्स होता है, ये जितने भी चार्जेस और रखे हैं उन सब के टोटल फोर्सेस को जोड़ देंगे तो हमको नेट फोर्स आ जाएगा। ठीक है, इससे हम ये भी समझते हैं कि Q के चार्ज पर Q1 जो फोर्स लगाएगा, इसके वैल्यू पर इसके लगने वाले फोर्स की जो वैल्यू है ये Q2 के चार्ज के रहने से नहीं बदल जाएगी। मतलब अगर Q1 के चार्ज ने Q के चार्ज पर F1 का फोर्स लगाया था, अगर ये अकेला था, तो अगर Q2 और Q3 भी आ जाएंगे तभी भी Q1 Q पर वही F1 लगा रहा होगा। हाँ, इनके फोर्स और जुड़ के टोटल फोर्स जरूर बदल जाएगा, लेकिन किसी भी चार्ज के लगाया हुआ फोर्स, उसका लगाया हुआ फोर्स किसी दूसरे चार्ज के रहने से बदलता नहीं है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो जाता है, नेट फोर्स हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की मदद से हम कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करने में क्या है, जैसे क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 3 चार्जेस हैं और इन 3 चार्जेस को हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पे रख दिया। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि 3 चार्जेस, 3 आइडेंटिकल चार्जेस are placed at the corners of an equilateral triangle. Find the net force on any one of the charges. किसी भी एक चार्ज पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है ये निकालने को कहता है। तो बस ठीक है, आप मान लेते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ऑब्वियसली इसकी साइड की लेंथ दी होगी, उसको हम ए मान लेते हैं, और हमें किसी भी एक चार्ज पे फोर्स निकालना है। तो हो सकता है वो एक चार्ज ये वाला हो या ये वाला हो या ये वाला हो। अब मान लो इस पे फोर्स निकालते हैं, तो क्या ये वाला Q इस Q को रिपेल करेगा किसी फोर्स से, F से? ठीक है, F मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड है, और ये वाला चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, तो ये रिपेल करेगा F के फोर्स से। ये दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन जरूर अलग है, लेकिन वैल्यू सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी वैल्यू, आप देख सकते हो। फोर्स का फॉर्मूला है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 सेम है, R सेम है, फोर्स सेम होगा। तो एक ने फोर्स इधर लगाया है F का, एक ने फोर्स इधर लगाया है F का, इन दोनों का जो रिजल्ट होगा कहीं बीच में आ रहा होगा, और हमें यही नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। तो हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यूज कर सकते हैं। ये एंगल आपको पता है 60 डिग्रीज का है, तो ये एंगल भी 60 डिग्रीज का ही होगा, और हम वेक्टर लॉ यूज कर सकते हैं। दो वेक्टर का एडिशन, दो वेक्टर के एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, उनके बीच का एंगल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस कॉस 60 हाफ होता है f स्क्वायर, तो ये √3 टाइम्स ऑफ f, और f कितना है, f है k q q बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये नेट फोर्स की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालने को कहेगा तो हम इस तरीके से नेट फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरीके से ये 4 चार्जेस स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे रखे जा सकते थे, तो स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे रखते तो किसी भी एक चार्ज पर बाकी 3 मिलके फोर्स लगाते, हर फोर्स की वैल्यू लिखते और रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैकेनिक्स में ऑलरेडी की जा चुकी हैं, जिसमें हम वेक्टर को ऐड करके नेट फोर्स निकालते थे। वही चीज यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ गई है, बस फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर अलग है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। वहां पे वो फोर्स टेंशन का, नॉर्मल रिएक्शन का या mg किसी का भी हो सकता था। बाकी मेथड वही रहेगा कि हम टोटल फोर्स निकालना चाहें
तो हम वेक्टर एडिशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला जो पार्ट है वो है कि हम चार्जेस जो हैं वो ले रहे हैं दो से ज्यादा चार्जेस, लेकिन हम उनको अब एक स्ट्रेट लाइन पे रखेंगे। ठीक है, तो अब आप ये समझ सकते हैं कि पहली बात तो ये समझो, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस कैन नेवर बी इन इक्विलिब्रियम। अगर तुम्हें दो चार्जेस दे दिए जाएं और इलेक्ट्रोस्टैटिक के अलावा कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है, तो वो दोनों चार्जेस कभी इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकते, या तो अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकते। ठीक है, सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस कैन बी इन इक्विलिब्रियम, but that equilibrium is unstable। अगर तीन चार्जेस हैं तो ये पॉसिबल है कि हम उनको इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं, लेकिन वो इक्विलिब्रियम हमेशा अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी वर्क पावर एनर्जी में। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें हम किसी भी एक चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दें अपनी जगह से, तो अब फिर वो वापस नहीं आएगा और सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, अब वो इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर तीन चार्ज पार्टिकल हैं तो वो इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं, मोमेंटरली हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको डिस्टर्ब कर देंगे तो वो अपनी पोजीशन में नहीं आएगा, तो उसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब तीन चार्जेस इक्विलिब्रियम में कब रह सकते हैं? तो आप ये मान के चलें कि थ्री चार्जेस कैन बी इन equilibrium when they are placed along a straight line। तीन चार्जेस इक्विलिब्रियम में अगर रहेंगे तो वो तभी रह सकते हैं जब वो स्ट्रेट लाइन पे रहेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले तो मैं तुम्हें एक कंडीशन वो बताता हूं जिसमें कि जो दो चार्जेस हैं ये फिक्स है। ठीक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं तीन चार्जेस इक्विलिब्रियम, इसमें बाद में आता हूं। अभी ये मान के चलो कि Q1 को मैंने फिक्स करके रखा हुआ है, Q2 को भी फिक्स करके रखा है। तो अगर फिक्स करके रखा है तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व होगा, तो हम अब इनके इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो फोर्स लगाकर रोक के रखे गए हैं, ऐसे रुक नहीं सकते थे। सिस्टम ऑफ टू चार्जेस कैन नेवर बी इन इक्विलिब्रियम। दो चार्जेस हैं तो रुक नहीं सकते, एक दूसरे से दूर दूर चले जाते, पास आ जाते। ठीक है, तो मान लो हमने इन दोनों चार्जेस को फिलहाल क्या किया है, फिक्स करके रखा हुआ है। अब अगर हम तीसरा चार्ज रखते हैं और हम चाहते हैं कि सिर्फ तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि अगर हम इक्विलिब्रियम चाहते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज ओनली, ठीक है, फिर हम तीनों की इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, तीनों इक्विलिब्रियम में तभी सीखेंगे। अभी हम बात करना चाहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज ओनली। ठीक है, जो तीसरा चार्ज है वो इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तो कहां रखें? तो तीसरा चार्ज जो होगा उसको हम अगर इस दोनों की जो जोड़ने वाली लाइन है, अगर मैं इस लाइन को इस तरफ एक्सटेंड कर दूं इधर और इधर, इसी लाइन पे ही कहीं ना कहीं रखना होगा। अगर तुम तीसरे चार्ज को मान लो यहां रखते हो, यहां रखते हो, यहां रखते हो, तो कभी भी उसके ऊपर टोटल फोर्स जीरो नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? टोटल फोर्स का जीरो होना। उस तीसरे चार्ज पर कौन दो लोग फोर्स लगा रहे हैं? दो वेक्टर अगर हैं उनका सम जीरो तभी होगा जब ये दो वेक्टर अपोजिट होंगे और दोनों की वैल्यू बराबर होगी। अगर दोनों के बीच में और कोई भी एंगल आएगा तो उनका सम जीरो नहीं होगा। तो तीसरा चार्ज जो है अगर हम कहीं और रखेंगे तो इनके लगे हुए फोर्स के बीच में जो एंगल होगा वो 180 नहीं होगा, तो नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब तीसरा चार्ज इस स्ट्रेट लाइन पे ही हमको कहीं ना कहीं रखना होगा जिससे कि वो दोनों फोर्स कैंसिल होकर जीरो बन जाए। ठीक है, तो थर्ड चार्ज जो रखा जाएगा वो इसी स्ट्रेट लाइन पे कहीं ना कहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस्ड इन स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग देम। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया।
अभी तीसरा चार्ज कहाँ रखें? स्ट्रेट लाइन में तो ये भी है, ये भी है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन। तो उसके लिए आप कंडीशन याद रखें, ये दोनों मेन चार्जेस हैं, ठीक है, ये दोनों मेन चार्जेस हैं और तीसरा चार्ज हमें रखना है। तो अगर मेन चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर, मतलब जो मेन चार्जेस हैं वो या तो पॉजिटिव हैं दोनों या दोनों नेगेटिव है, द मेन चार्जेस ऑफ सेम नेचर, देन द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज शुड बी बिटवीन देम। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि मान लो दो मेन चार्जेस अगर होते, एक 4 कूलम का होता, एक 10 कूलम, क्या दोनों पॉजिटिव है? इसका मतलब जो तीसरा चार्ज होगा वो इनके बीच में ही कहीं ना कहीं रखना होगा। ठीक है, वहीं अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के होते, एक हो जाता -6 कूलम, एक हो जाता -16 कूलम, दोनों आगे सेम नेचर के हैं, तो तीसरा चार्ज इनके बीच में कहीं ना कहीं रखना होता। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो तीसरा चार्ज रखना है वो यहाँ, यहाँ या यहाँ पे रखना होता है। अगर चार्जेस सिमिलर नेचर के हैं, सेम नेचर के चार्जेस हैं, तो तीसरे चार्ज की पोजीशन उनके बीच में होती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, इफ द मेन चार्जेस आर ऑफ opposite natures, third charge should be placed on left or right। मतलब अगर दोनों चार्जेस के नेचर अपोजिट हैं तब तीसरा चार्ज या तो लेफ्ट में या राइट में, मतलब अगर एक चार्ज मान लो 6 कूलम है, एक चार्ज मान लो -12 कूलम है, तो जो तीसरा चार्ज है वो तीसरा चार्ज या तो हमें लेफ्ट में रखना होगा या राइट में रखना होगा, बीच में नहीं। और वो तीसरा चार्ज कहां पे रखना होगा, लेफ्ट और राइट में, ये भी मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल मान के चलो कि हम उसको लेफ्ट में रख रहे हैं जिससे कि उसके ऊपर वो 0 हो जाए। ठीक है, तो अगर चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं तो तीसरा चार्ज या तो लेफ्ट में रखा होता है या राइट में रखा होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, फॉर ऑल केसेस थर्ड चार्ज should be placed nearer to the charge of smaller magnitude। ठीक है, मतलब चाहे जो भी केस हो रहा हो, चाहे जैसे आइडेंटिकल नेचर के हो या अपोजिट नेचर के हो, जो तीसरा चार्ज हम रखेंगे वो हमेशा जो दो चार्जेस दिए हैं उनमें जो छोटा चार्ज है दोनों में उसके नजदीक रखेंगे। जैसे अगर हम इस डायग्राम में वापस आए, एक 4 कूलम है, एक 10 कूलम है। जब चार्जेस सेम नेचर के होते हैं तो बीच में कहीं रखना होता है, लेकिन बीचों बीच नहीं, इन दोनों में जो छोटा है उसके नजदीक रखना होता है। तो 4 कूलम के नजदीक, एक है -6, एक है -16, दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं तो बीच में रखना है, लेकिन इन दोनों में माइनस नहीं कंसीडर करना है, छोटे मैग्नीट्यूड का। 6 16 से कम होता है तो 6 के ज्यादा नजदीक हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये चार्जेस अपोजिट नेचर के थे तो हमने सीखा या तो लेफ्ट या राइट में कहीं ना कहीं रखना होता है। और लेफ्ट और राइट में मैंने लेफ्ट में ही क्यों रखा, क्योंकि हमें पता है कि हम तीसरे चार्ज को उन दोनों में जो छोटा चार्ज है उसके नजदीक रखना है। तो इन दोनों चार्जेस में हम सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं तो 6 छोटा है, इसलिए हम 6 के नजदीक रखेंगे। ठीक है, बीच में तो रख नहीं सकते लेफ्ट और राइट में, और लेफ्ट में इसलिए जो छोटा है उसके नजदीक रखना होगा, इसलिए हमने उसको वहां पे रखा होगा। ठीक है, अगर एक केसेस आप याद रखते हैं तो तीसरे चार्ज की पोजीशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। अच्छा, जो तीसरा चार्ज रखा गया है वो कितना रखा गया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी फिलहाल मान के चलो थर्ड चार्ज कैन बी ऑफ एनी नेचर एंड एनी वैल्यू।
थर्ड चार्ज के पास क्या नेचर है, क्या वैल्यू, से फर्क नहीं पड़ता, उसकी पोजीशन हमेशा फिक्स आएगी अगर हमें पता है कि कौन सा केस हमें यूज करना है। ठीक है, तो तीसरा चार्ज जो हम रख रहे हैं ये चाहे 50 कूलम का रखें या -100 कूलम का रखें, ये यहीं पे फोर्स जीरो आएगा। तो 50 कूलम के लिए भी यहीं पे जीरो आएगा, -100 कूलम के लिए भी यहीं जीरो आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज where it can be in equilibrium. ठीक है, ये दोनों चार्जेस हैं -3 कूलम और 12 कूलम के, इनके बीच का सेपरेशन r है। तीसरा चार्ज कहाँ रखा जाए जिससे कि वो इक्विलिब्रियम में हो। तो आपको ये बात तो क्लियर है कि जब चार्जेस अपोजिट नेचर के होते हैं तो तीसरा चार्ज या तो लेफ्ट में रखते हैं या राइट में रखते हैं, और हमेशा जो छोटा वाला है, ऑब्वियसली ये 3 छोटा है, तो कहीं यहाँ पर हम रखेंगे तीसरे चार्ज को। वो चार्ज कितना है, कोई भी होगा, मान लेते हैं Q का है, हमने तीसरे चार्ज को यहाँ पे रखा, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक x के बराबर है, और अब तीसरे चार्ज पे फोर्स 0 है। अब एक्चुअली हुआ क्या, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज होता तो क्या -3 वाला उसको अट्रैक्ट करता, -3 वाला उसको अट्रैक्ट करता, और ये +12 वाला इस +Q को रिपेल करता। तो इसमें एक फोर्स अट्रैक्शन का होता, एक फोर्स रिपल्शन का होता, ये दोनों फोर्सेस कैंसिल होकर 0 हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है। अब इसने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, F1 को F2 के बराबर करना है, इसने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, तो फोर्स का फॉर्मूला है K Q1, चार्ज को विद साइन नहीं रखना है, हम स्केलर फॉर्म यूज कर रहे हैं, K Q1, यहाँ पे कितना चार्ज रखा है Q2 बाई इनके बीच की कितनी दूरी है x², ये हो गया इनके बीच का फोर्स। अब इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है जो कि हम F2 के बराबर लिख रहे हैं, तो वो हो जाएगा K, Q1 कितना है 12, Q2 कितना है Q, और इनके बीच में कितनी दूरी है, ये R और X मिलाकर R + X का होल स्क्वायर। ठीक है, K कैंसिल हो गया, Q कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 3/x², 12/R + X का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये 3 और ये कैंसिल होकर 4 बचता है। ठीक है, तो मिलेगा R + X का होल स्क्वायर = 4x²। एक तो तरीका ये है कि आप इस स्क्वायर को खोल के क्वाड्रेटिक बनाएं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है स्पेसिफिकली कि पोजीशन यहीं पर होनी है, तो आपको सिर्फ इसका रूट ले लेना है, और जब रूट लेंगे तो रूट लेने के बाद हमको प्लस माइनस नहीं लिखना है, क्योंकि हमको पता है कि हमें आंसर हमें पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि हमें पोजीशन पहले से पता है। तो सिर्फ इसका पॉजिटिव रूट लेंगे, R + X = कितना आ जाएगा इसका रूट 2x, x बराबर हो गया, x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, r के बराबर। तो x = r, ये पोजीशन है जहां पर वो जो फोर्स होगा वो उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं, जहां पे अगर हमको 2 चार्जेस दिए होंगे और तीसरे चार्ज की पोजीशन फाइंड आउट करने को कहेगा, तो इन रूल्स में ही से ही किसी ना किसी रूल को लगाकर हम उसकी पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी तो हमने पढ़ा कि अगर 3 चार्जेस हैं और उनमें से अगर हमने 2 चार्जेस को फिक्स किया हुआ है, तो तीसरे चार्ज को हम कहां पर रखें जिससे कि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने अलग अलग केसेस पढ़े कि वो दोनों चार्जेस सिमिलर नेचर के होंगे तो वो तीसरा चार्ज बीच में रखना है, अगर अपोजिट नेचर के होंगे तो लेफ्ट या राइट में रखना है, और हर एक केस में जो चार्ज की पोजीशन आती है वो हमेशा छोटे वाले चार्ज के नजदीक आती है। ठीक है, हमने इतना पढ़ा था। अब अगला पार्ट ये आता है कि ठीक है, हमें तीसरे चार्ज की पोजीशन तो मिल गई कि कहां रखना है, लेकिन अब हमें यह भी पता करना है कि तीसरा चार्ज जो रखा जा रहा है वो कितनी वैल्यू का है, जिससे कि पहले 2 चार्ज जिसको हम फिक्स किए थे अगर हम उनको फ्री भी छोड़ दें तब बाकी 2 जो पहले मेन चार्ज थे वो भी इक्विलिब्रियम में हो जाए।
तो तीसरा चार्ज रखा गया है वो तो इक्विलिब्रियम में है ही, जो पहले दो चार्ज थे वो भी इक्विलिब्रियम में हो जाए। ऐसा होने के लिए तीसरे चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तीसरे चार्ज की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, वो हमने सीखा कैसे निकालना है। तीसरे चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अब हमको ये फाइंड आउट करना है। तो मैं एक एग्जाम्पल के साथ इस चीज को लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन की तरह समझते हैं। मान लो ये चार्ज है 4Q का, ये वाला चार्ज है 9Q का, ठीक है। इनके बीच का सेपरेशन जो है वो मान लेते हैं R के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज such that सिस्टम का मतलब ऑल चार्जेस की बात कर रहे हैं, ऑल चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। तो पहले तो हम ये पता करते हैं कि तीसरा चार्ज जो हम रखना चाह रहे हैं वो कहां रखना चाह रहे हैं। तो वो हमने जैसे पढ़ा कि चार्जेस अगर सिमिलर नेचर के होते हैं तो तीसरा चार्ज जो रखा जाता है वो कहीं इनके बीच में रखा जाता है। कितना रखा जाता है अभी हम निकालेंगे, लेकिन तीसरा चार्ज जो रखा जाएगा वो कहीं इनके बीच में रखा जाएगा। और ये तीसरा चार्ज कुछ इस तरीके का होना चाहिए जिससे कि इसका फोर्स ऑफ रिपल्शन और इसका फोर्स ऑफ रिपल्शन आपस में कैंसिल हो जाए और नेट फोर्स यहाँ पे 0 हो जाए। तो मान लेते हैं कि जो तीसरा चार्ज रखा गया है वो यहां से x की दूरी पे रखा गया है, तो जो दूसरा वाला चार्ज है उससे वो दूरी r माइनस एक्स की हो जाएगी। एक चार्ज ने फोर्स F1 से रिपेल किया है, एक चार्ज ने फोर्स F2 से रिपेल किया है। हमने फिलहाल माना है कि तीसरा चार्ज पॉजिटिव रखा गया है, ठीक है। अब ये दोनों फोर्सेस अगर बराबर होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि नेट फोर्स 0 हो जाएगा, और दोनों फोर्स को बराबर करने के लिए हमने F1 और F2 को आपस में इक्वल कर दिया। F1 जो है ये इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया है जिसकी वैल्यू हो जाएगी K Q1 Q2, Q1 है 4Q, Q2 है Q डिवाइडेड बाई कितनी दूरी है x का स्क्वायर, ठीक है। और वही फोर्स इसने इसके ऊपर जो लगाया है उसकी वैल्यू होगी K Q1 कितना है 9Q, Q2 है स्मॉल q और दूरी है r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देख सकते हैं कि K और स्मॉल q कैंसिल आउट हो गया है, कैपिटल Q भी कैंसिल आउट हो गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ r माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x, तो 2r माइनस 2x इज इक्वल टू 3x, मतलब यहां से 2r बाई 5 इज इक्वल टू x। हमको ये पोजीशन मिल गई कि तीसरा चार्ज जो रखा होना चाहिए वो इस जगह से 2r बाई 5 की दूरी पर रखा होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में हम ये पता करेंगे कि तीसरा चार्ज कितना रखा होना चाहिए, जिससे कि ये चार्ज अभी फिलहाल आप कितना भी रख दो, लेकिन अगर ये चार्ज यहां पे रखा है चाहे जितनी वैल्यू का होता तो ये चार्ज फिलहाल इक्विलिब्रियम में होता। ये दोनों हमने फिक्स करके रखे थे, इसको इक्विलिब्रियम करवाना था तो इसकी वैल्यू इतनी थी। ये क्वेश्चन कहता है कि अब हम चाहते हैं कि ये दोनों मेन चार्जेस भी फिक्स ना हो, ये दोनों भी फ्री हो जाएं, लेकिन हम तीसरा चार्ज कुछ ऐसा रखें कि ये तो इक्विलिब्रियम में रहे ही, बाकी ये दोनों भी इक्विलिब्रियम में रहें और तीनों की पोजीशन में कोई भी चेंज ना आए। अब इस सेकेंड पार्ट को करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें ये पता चल गया कि तीसरा चार्ज कहां रखा होना चाहिए, कितना रखा होना चाहिए हमें ये नहीं पता। तो एक बार हम फिर से इस डायग्राम को बनाते हैं जहां पे 4Q का चार्ज है, यहां पे 9Q का चार्ज है, और तीसरा चार्ज हमें यहां पे कहीं पे रखना है जिसकी दूरी यहां से कितनी आई है 2r बाई 5, और अगर ये दूरी 2r बाई 5 है तो यहां से इसकी दूरी 3r बाई 5 हो गई, ठीक है। इस जगह पर हमें तीसरा चार्ज लाकर रखना है। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। हम किसी भी एक चार्ज को सेलेक्ट करेंगे इन दोनों में से। मान लो मैं 4Q के चार्ज को सेलेक्ट करता हूं और हम चाहेंगे कि ये 4Q का चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए। 9Q वाला इस 4Q के चार्ज को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। 9Q वाला 4Q के चार्ज को रिपेल कर रहा है। मान लो इसने इसको रिपल्शन दिया है F1 के फोर्स का, तो हमें यहां पे कुछ ऐसा चार्ज रखना होगा जो उसको अट्रैक्ट कर ले, और अट्रैक्शन का फोर्स अगर F2 आ जाए और ये दोनों फोर्स अगर बराबर हो जाए तो इसके ऊपर भी नेट फोर्स 0 किया जा सकता है। तो
4q और 9q में से किसी भी एक चार्ज को सेलेक्ट करना है। मैंने 4q को सेलेक्ट किया है। 4q के ऊपर 9q वाला रिपल्शन दे रहा था और एक अट्रैक्शन हमको चाहिए, तो क्या हमें यहां पर माइनस चार्ज रखना पड़ेगा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज होगा तभी अट्रैक्शन होगा, और 4q से 9q ने जो रिपल्शन दिया, 4q को यही माइनस q अट्रैक्ट करके नेट फोर्स को जीरो कर दे। ठीक, अब हम इस 4q के चार्ज के ऊपर फोर्स को बैलेंस करेंगे और F1 F2 को बराबर कर देंगे। F1 का फोर्स किसने लगाया है? 9q ने 4q पे लगाया है, तो क्या वैल्यू होगी? K इंटू 4q इंटू 9q बाई कितनी दूरी है 9q और 4q के बीच में? पूरी r की दूरी है, r का स्क्वायर। और इसने इसको कितने फोर्स से अट्रैक्ट किया? इसने इसको अट्रैक्ट किया K Q1 Q2 बाई 2r/5 का होल स्क्वायर। हम स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ लिख रहे हैं, इसलिए यहां पे कोई माइनस क्यू का साइन नहीं लगाया गया है। हमें पता है कि वो माइनस ही है, लेकिन हम सिर्फ यहां वैल्यू रखते हैं। तो यहां से 4q कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 9q, r स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा q, यहां से बचेगा 4 और ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये बचेगा 25। तो q की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? q की वैल्यू आ जाएगी 36q/25। हालांकि ये पता है कि हमें फाइनल चार्ज ये नेगेटिव ही होना चाहिए, क्योंकि ये माइनस q का चार्ज। तो फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं कि -36q/25 चार्ज should be placed for इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। अगर हम ऐसा चार्ज रख देंगे तो ये तीनों ही चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो आपको हमें 9q के लिए चेक नहीं करना है। आपने अगर 4q को इक्विलिब्रियम में कर दिया तो 9q अपने आप इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने 9q को इक्विलिब्रियम किया होता तो 4q अपने आप इक्विलिब्रियम में आ जाता। ठीक है, तो आपको एक ही किसी चार्ज को सेलेक्ट करना है और उसको इक्विलिब्रियम में डाल देना। तो यहां पर इस तरह के क्वेश्चंस में जब तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में आने हैं, तो पहले तो हमें यह पता कर लिया कि तीसरा चार्ज कहां पे रखा होना चाहिए जिससे कि ये इक्विलिब्रियम में हो। वो चार्ज की पोजीशन अगर आ गई है 2r/5, तो अब इस पोजीशन पे हमें ऐसा चार्ज रखना है जिससे कि इन दोनों में से किसी भी एक को सेलेक्ट करके उसके ऊपर टोटल फोर्स 0 कर दो, तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया तीन चार्ज के इक्विलिब्रियम के ऊपर एक प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बढ़ते समय अगर हमारे पास मान लो एक पेंडुलम है या दो पेंडुलम्स हैं, और हमने इस तरीके से उन पेंडुलम से चार्ज को बांधा और किसी छत से हैंग कर दिया। फिलहाल हम मान के चलते हैं कि ये दोनों चार्जेस बराबर वैल्यूज के हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो रिपल्शन से एक दूसरे से दूर जाएंगे, और दूर जाने के बाद एक समय ऐसा आएगा जिसमें ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ठीक है, अगर ये इक्विलिब्रियम में आए हैं तो हमसे ये पूछ सकता है कि ये कितना एंगल थीटा है जिसमें ये इक्विलिब्रियम में आए हैं। तो ये एंगल मान लो थीटा का। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये दोनों चार्जेस जो हैं वो सिमिलर नेचर के हैं। इसका मतलब दोनों के पास चार्ज मास m और चार्ज q है। तो किसी भी एक चार्ज को हम लेते हैं और देखते हैं उसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी एक मास को लेते हैं, तो हमको ये तो पता ही है कि किसी भी मास के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो mg का फोर्स तो एक होगा ही जो नीचे की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि रस्सी से बंधा है तो टेंशन का फोर्स भी लग रहा होगा, और क्योंकि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपल्शन देंगे, दोनों सिमिलर नेचर के हैं, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लग रहा होगा। ये तीन फोर्सेस चार्ज के ऊपर लग रहे होंगे और यही तीन फोर्स उसके ऊपर भी लग रहे होंगे। हम किसी भी एक चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं। अब अगर हम इन चार्जेस पर फोर्स को बैलेंस करना चाहें तो अब हम एक काम करेंगे, ये टी को हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, इधर की तरफ का फोर्स आ जाएगा टी साइन थीटा, और इस तरफ का जो फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा टी कॉस थीटा। ठीक है, टी दो पार्ट में ब्रेक हो गया। अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो वर्टिकल फोर्स भी बराबर होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल फोर्स भी बराबर होने चाहिए। हॉरिजॉन्टल फोर्स को बराबर करते हैं तो टी साइन थीटा mg के बराबर हो जाएगा। वर्टिकल फोर्स को बराबर करते हैं तो टी कॉस थीटा टी साइन थीटा एम एफ ई के बराबर होगा। टी साइन थीटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा
टी कॉस थीटा ग्रेविटेशनल फोर्स mg के बराबर होगा, और अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें तो हमको मिल जाता है tan थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक फोर्स होता कितना, इलेक्ट्रिक फोर्स होता k q1 का चार्ज यहां है, q2 का चार्ज यहाँ है, हालांकि दोनों सेम है, तो k q1 q2 बाई इनके बीच की दूरी अगर r होती तो वहां से r स्क्वायर आता, k q1 q2 बाई r स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फोर्स आता, और ग्रेविटेशनल फोर्स mg के बराबर होता है। ये वो एंगल होगा जो कि कोई भी चार्ज इक्विलिब्रियम में वर्टिकल के साथ बना रहा होगा। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम ये आंसर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब इसमें वेरिएशंस क्या क्या होते हैं। वेरिएशन ये हो सकता है कि मान लो अभी हम ये कहते कि ग्रेविटी मान लो 0 होती, या हम इसको सैटेलाइट के अंदर ले जाते जहां पे इफेक्टिव ग्रेविटी 0 फील होती है। तो अगर हम ग्रेविटी को 0 कर देते तब क्या होता इस केस में, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ग्रेविटी अगर 0 हो जाती तो डेनोमिनेटर 0 हो जाता, डेनोमिनेटर के 0 होने से ये पूरी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती, और जब tan थीटा इनफाइनाइट हो जाता है तो उस समय थीटा कितना होता है, थीटा होता है 90 डिग्रीज। थीटा ये 90 डिग्री हो गया, ये भी थीटा 90 डिग्री हो गया, मतलब उस केस में ये दोनों रस्सियां एक दूसरे के अपोजिट हो जाती और इनके बीच में एंगल 180 डिग्री होता, और ये दोनों रस्सियां एक दूसरे के अपोजिट जाके इक्विलिब्रियम में आ जाती। ठीक है, अच्छा और क्या हम कर सकते हैं, एक हम ये पूछ सकते हैं कि अगर ये दोनों चार्जेस अलग अलग होते तब क्या होता। ठीक है, तो अगर चार्जेस अलग होते, चार्जेस आर डिफरेंट, तो चार्जेस अगर डिफरेंट होते तो एक चार्ज मान लो Q1 होता, दूसरा चार्ज मान लो Q2 होता, और अगर ये दोनों चार्जेस अलग अलग होते, एक चार्ज को Q1 मास वही m का ही है, दूसरा चार्ज मास m चार्ज मान ले Q2 है, इस एंगल को θ1 मान लेते हैं, इस एंगल को θ2 मान लेते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कौन सा एंगल बड़ा होगा, कौन सा एंगल छोटा होगा। ठीक है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब चार्जेस जो किसी भी एक मास को अगर हम देखते हैं, मान लो हम इसी मास को कंसीडर करते हैं, तो क्या क्या फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, एक mg का फोर्स लग रहा है जो पहले भी लग रहा था, इसके ऊपर भी mg लग रहा है जो पहले भी लग रहा था, इसके ऊपर टेंशन T लग रहा है, इसके ऊपर भी टेंशन T लग रहा है, अलग भी हो सकती हैं दोनों टेंशन, लेकिन आगे एक बात को और समझे कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपल कर रहे होंगे, और अगर ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपल्शन दे रहे होंगे तो क्योंकि रिपल्सिव फोर्स होता है Q1 Q2 के बीच में, रिपल्सिव फोर्स कितना होता, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जब ये दोनों चार्जेस सेम थे तो Q और Q आ गया था, अगर अलग थे तो Q1 Q2 आ गया था, लेकिन ये बात तो पक्की है कि जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें लगेगा उतना ही इसमें लगेगा, क्योंकि एक चार्ज है Q1 एक चार्ज है Q2, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को इक्वल फोर्स रिपल कर रहे होंगे। और अगर ऐसा है कि ये Fe वही है जो ये Fe है, ये mg वही है जो ये mg है, तो हम कह सकते हैं ये t भी वही है जो पहले t होता, और ये थीटा भी वही है जो पहले थीटा होता, और हम ये कह सकते हैं कि दोनों अभी भी tan थीटा इज इक्वल टू Fe बाई mg के बराबर ही आता, और यहाँ पे θ1 और θ2 अभी भी इक्वल होते। तो अगर चार्जेस को हम अलग भी कर देंगे तब भी ये दोनों एंगल्स इक्वल ही आएंगे। रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स में कोई चेंज नहीं आया, ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई चेंज नहीं आया, तो tan थीटा में भी कोई चेंज नहीं आएगा। tan थीटा का फॉर्मूला Fe बाई mg होता है। ठीक है, अब अगर चार्जेस के डिफरेंट करने के बाद अगर हम मासेस को डिफरेंट कर देते तब क्या होता, तब क्या ये एंगल सेम रहता। मासेस को डिफरेंट करने से ये मास और ये मास अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, चार्जेस सेम भी हो सकते हैं अलग भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्शन में वो फोर्स और रिपल्शन अभी भी सेम है। तब क्या क्या फोर्सेस लगते हैं, मान लो ये मास है m1 का, चार्ज है q1 का, ये मास है m2 का, चार्ज है q2 का, तो एक फोर्स लगता है इसके ऊपर m1g, इसके ऊपर लगता है m2g, ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है Fe, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है Fe, ये दोनों फोर्स अभी भी सेम आते। ठीक है,
लेकिन क्योंकि M1G और M2G अलग अलग हैं और आपको पता है कि tan थीटा की वैल्यू होती है Fe अपॉन mg, तो अगर मास अलग अलग है तो थीटा भी अलग अलग होगा। मान लो हम ये कहते हैं कि मास M1 जो है वो M2 से बड़ा है, जिसका मास बड़ा है उसका थीटा क्या आएगा, कम आएगा। Fe दोनों के लिए सेम है, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्शन है वो सेम है, लेकिन मास अलग होने से ये mg अलग हो गया और जिसका मास ज्यादा होगा उसका थीटा कम होगा, तो हम कह सकते हैं थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2। ठीक है, तो ये कंसीडर किया है हमने डिफरेंट केसेस। अगर मास और क्यू सेम है तो tan थीटा Fe बाई mg, मास अब अगर सेम है, चार्जेस अलग हैं, तब भी tan थीटा Fe बाई mg, लेकिन अगर मास अलग हो जाएंगे तब हम ये कह सकते हैं कि थीटा उस केस में सेम नहीं आएगा, जिसका थीटा कम होगा जिसका मास ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ पेंडुलम के ऊपर अगर हमको देता है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ में हमें ये पता है कि जो फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में, उसकी वैल्यू होती है k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, जहां पर k होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हम तब यूज करेंगे जब मीडियम वैक्यूम है, अगर मीडियम वैक्यूम नहीं है तो फिर हमें उस मीडियम की परमिटिविटी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो कूलम्ब्स लॉ है इन मीडियम, किसी और मीडियम में यूज करना है वैक्यूम के अलावा, तब क्या करना है। तो कोई खास अंतर नहीं आना है। आप ये समझिए कि अगर दो चार्जेस रखे हैं Q1 और Q2 के, ये दो चार्जेस अगर रखे हैं Q1 और Q2 के, और इनके बीच की दूरी जो है वो अगर r के बराबर है, तो इनके बीच में जो फोर्स की वैल्यू थी वो थी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स वैक्यूम में है। अगर किसी और मीडियम में चले जाए, हो सकता है वाटर के अंदर या किसी और मीडियम के अंदर, तो बस यही अंतर आता कि जो फोर्स की वैल्यू है वहां पे एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन m आ जाता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन m हम कहते हैं कि उस मीडियम की परमिटिविटी है। ठीक है, तो यहां पर बस यही अंतर है कि एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं कि ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम, और ये एप्सिलॉन m हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिस भी मीडियम में रखा होगा उस मीडियम की परमिटिविटी। ठीक है, ये जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम होती है इसको हम एक आगे जाके पढ़ेंगे। हम कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये के जो है वो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन, ये के कुछ और है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ये के जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है किसी भी इंसुलेटर का, इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है इसका रिलेशन भी एप्सिलॉन m के साथ आता है। मैं बताता हूं क्या होता है। ठीक है, और यहां पर हम एक और टर्म डिफाइन करेंगे एप्सिलॉन r, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो देखिए, अगर आपको ये दिया हुआ है कि कौन सा मीडियम है, एप्सिलॉन m दिया हुआ है तो डायरेक्टली यूज कर लोगे, बट एक्चुअली एप्सिलॉन m देता नहीं है, आपको कुछ इस तरीके से देगा। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कहने का मतलब है कि अगर हमको किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी दी है, जिसको हम एप्सिलॉन r लिख रहे हैं, तो होता है उस मीडियम की परमिटिविटी अपॉन वैक्यूम की परमिटिविटी। इसका जो रेशियो होता है इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो हो सकता है जैसे आपसे कहा कि दो चार्जेस वाटर के अंदर रखे हैं, उनमें फोर्स निकालो, और वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी इतनी है, क्योंकि आपको वाटर की परमिटिविटी की जरूरत पड़ेगी फॉर्मूला यूज करने में, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये ना देख के अगर आपको रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है तो एप्सिलॉन m हम निकाल सकते हैं एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट से, और अगर हमें यहां से एप्सिलॉन m मिल गया तो फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, बाकी एक बात और याद रखेंगे, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है और जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है ये दोनों सेम होती है।
तो कभी कभार क्वेश्चन में ये भी कह सकता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज दिस, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी दोनों सेम होती हैं, और अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट से निकल जाएगी, या मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से निकल जाएगी। डिपेंड करता है कि हमको एप्सिलॉन आर दिया है तो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट कर लेंगे, अगर हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटू एप्सिलॉन आर कर देंगे, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटू एप्सिलॉन नॉट कर देंगे। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये वैल्यू एप्सिलॉन आर लिखे या के लिखे, के लिखता तो के इंटू एप्सिलॉन नॉट करते तब भी एप्सिलॉन आर मिल जाता। और ऐसा करने के बाद जो फोर्स होगा दो चार्जेस के बीच में वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जनरली हमको जैसे मैंने बताया कि आपको मीडियम की परमिटिविटी नहीं देता है, रिलेटिव देता है, तो रिलेटिव अगर देगा तो मीडियम की परमिटिविटी निकाल के ही हम उस फोर्स की वैल्यू को यूज कर सकते हैं। अगला टॉपिक हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी इस चैप्टर में, बल्कि आने वाला पूरा डिस्कशन मोस्टली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही रहता है। ठीक है, मैग्नेटिज्म में हम जब जाते हैं तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइन भी हम लोग करते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ ठीक है अपनी जगह फोर्स के बारे में बताता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट क्यों है? जिस तरीके से हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं कि अर्थ की जो फील्ड है उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, दुनिया का हर मास या यूनिवर्स का हर एक मास एक ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसी तरीके से जो चार्जेस होते हैं वो भी अपने सराउंडिंग में एक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो मासेस ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बस एक अंतर है दोनों के बीच में, वो ये है कि जो मास होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता। मास हमेशा एक फिक्स वैल्यू पॉजिटिव ही हम उसको मानते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड एक ही तरीके से आती है। लेकिन चार्जेस दो नेचर के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो प्रोड्यूस तो दोनों एक ही तरीके से करते हैं, बस ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे मास की तरफ आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की तरफ भी आ सकती है, चार्ज से दूर भी जा सकती है। ठीक है, तो समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो पहली बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। आगे जाके वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे तो वोल्ट पर मीटर कहां से आता है ये समझते हैं। ठीक है, हम इसको कैपिटल ई के सिंबल से रिप्रेजेंट किया करेंगे। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यह है कि जो भी चार्जेस हैं यूनिवर्स में वो अपने सराउंडिंग में एक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, उस फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ऑल द चार्जेस इन यूनिवर्स प्रोड्यूसेस an electric field in its surrounding, just like a mass produces gravitational field in its surrounding। ठीक है, तो जैसे मास ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वैसे ही चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी प्रोड्यूस करता है वो ग्रेविटेशन के चैप्टर का पार्ट है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस करता है इस बात को हम समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक सिंगल चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपके पास कोई भी चार्ज Q है और हमको पता करना है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है किसी भी जगह पर, तो तरीका ये होता है कि हमें जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मान लो हमें यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और हम इस चार्ज को यहां पर एक चार्ज रखते हैं Q0, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये एक टेस्ट चार्ज है।
ठीक है, जिसका यूज करके हम किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को पता करते हैं। ये चार्ज Q का जो है, इसकी वजह से हमें अगर R की दूरी पर यह पता करना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो हमने Q नॉट का पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वहां पे ले जाके रख दिया। और Q नॉट का पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले जाके वहां रखेंगे तो Q नॉट के पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे क्या एक फोर्स लगने लगेगा, क्योंकि पहला चार्ज उसको रिपल्शन देगा। अब ये जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? इस फोर्स की वैल्यू होगी कूलम्ब्स लॉ से K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स की वैल्यू हो गई जो उस चार्ज के ऊपर लग रही होगी। अब इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ये डिफाइन करने के लिए हम इस टेस्ट चार्ज की जो वैल्यू थी इसको फोर्स से डिवाइड कर देते हैं। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो जितना फोर्स लगा था टेस्ट चार्ज के ऊपर, उसको उसी टेस्ट चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी K Q बाई आर स्क्वायर। ये कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड है इस मेन चार्ज की वजह से इस जगह पर। ठीक है, तो इस मेन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर कितनी है वो निकालने के लिए हमने टेस्ट चार्ज लिया, वहां ले जाके रख दिया। उस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगा वो निकाल लिया, और उस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगा उसको उसी टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कि उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। आप देख सकते हैं ये न्यूटन है, ये कूलम है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम आती है। और अब से हम ऐसा ये करने का तरीका है, निकालने का तरीका है, बट हम हर क्वेश्चन में अब ऐसे निकालने नहीं बैठेंगे। अब हम एक जनरल तरीका याद रखेंगे कि अगर कोई भी Q का चार्ज है और हमें उससे R की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इस R की दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरफ होती है जिस तरफ फोर्स लगता है। जिस तरफ ये फोर्स का डायरेक्शन होगा उसी तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होंगे। ठीक है, तो अगर हमें यहां पर इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स इस तरफ लगा था, इसका मतलब Q का चार्ज उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरफ प्रोड्यूस कर रहा होगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? Q का चार्ज है, R की दूरी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी K Q बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर यही चार्ज पॉजिटिव था तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। मान लो हमको दिया होता कि हमारे पास एक चार्ज है माइनस Q का और हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहां पर। ठीक है, हमेशा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा, हमेशा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा। तो हमें जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां पर हम क्या करेंगे? Q नॉट का पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले जाके रख देंगे। जैसे ही वहां पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, क्या ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करने लगेगा? और फोर्स मान लो F का है, जिस तरफ फोर्स लगता है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरफ आएगी। कितना फोर्स लग रहा है? फोर्स का फॉर्मूला है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमने खाली स्केलर फॉर्मूला लिखा है फोर्स का, ठीक है, सिर्फ वैल्यू लिखी है। और ये जो फोर्स की वैल्यू आ जाती है, इससे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है फोर्स डिवाइडेड बाय वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या इसकी वैल्यू फिर से K Q बाई आर स्क्वायर आ जाती है। मतलब ये रहा कि अगर हमको एक माइनस Q का चार्ज दिया हुआ है और हमें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इस माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा? जिस तरफ फोर्स लगा था। फोर्स किस तरफ लगा था? लेफ्ट की तरफ लगा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी लेफ्ट की तरफ होगा। कितनी वैल्यू होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी K Q बाई आर स्क्वायर। मतलब ओवरऑल रिजल्ट क्या समझ में आया? रिजल्ट ये समझ में आया कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो R की दूरी पर K Q बाई आर स्क्वायर की फील्ड, नेगेटिव चार्ज होगा और R की दूरी पर फील्ड निकालनी है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी K Q बाई आर स्क्वायर है। तो चाहे पॉजिटिव चार्ज से R की दूरी पे जाओ या नेगेटिव चार्ज से R की दूरी पे जाओ, दोनों की फील्ड सेम होती है। डिफरेंस कहां आता है? पॉजिटिव चार्ज की फील्ड इससे दूर की तरफ जाती है, ये अपने से बाहर निकालता है फील्ड, और वही नेगेटिव चार्ज फील्ड अपनी तरफ बनाता है। तो नेगेटिव चार्ज में फील्ड उसकी तरफ आती है, जैसे कोई भी मास की ग्रेविटी उसकी तरफ आती है, वैसे ही नेगेटिव चार्ज की फील्ड उसकी तरफ आती है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उससे
दूर जाती है। तो कभी भी हमको पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो फॉर्मूला KQ/R², फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर और नेगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बाद अगर हम अगला केस पढ़ें जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक चार्ज नहीं है बल्कि कई सारे चार्जेस हैं और ये टुकड़ों में बटे हुए हैं, अलग अलग जगह रखे हुए हैं। अगर हमें इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालनी है तो Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आ गई, Q2 से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 आ गई, -Q3 से इलेक्ट्रिक फील्ड E3 आ गई। तो अब इस पोजीशन पर एक चार्ज नहीं बल्कि कई सारे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इस जगह की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 के बराबर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, हमेशा जोड़ने के लिए हमें वेक्टर एडिशन ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये टुकड़ों में बटा हुआ मास हो गया। अगले केस में आते हैं और अगला केस हो जाता है जब मास कंटिन्यूअसली बटा होता है। कंटिन्यूअसली जैसे रॉड के एक एंड से दूसरे एंड तक बटा हुआ है, स्फीयर की पूरी सरफेस में बटा हुआ है, या कोई भी ऐसा सिस्टम जहां पे चार्ज कंटिन्यूअसली पूरी जगह बटा होता है, इसको कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इस कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां निकालनी है तो हम यहां पर एक छोटा एलिमेंट कंसीडर करते हैं और इस एलिमेंट के पास टोटल चार्ज dq का है, हम ये मानते हैं। ठीक है, और अगर ये dq का चार्ज है तो ये अपने से r की दूरी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाएगा वो वही जो पॉइंट चार्ज की वजह से होती है, KQ/R²। क्योंकि ये पॉइंट चार्ज जो है, छोटा सा एलिमेंट जो है, इसके पास dq का चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है dQ/R²। लेकिन अगर हम इसको वेक्टर के टर्म में लिखना चाहेंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी देना होगा। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही होगी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसी तरफ होगा जिस तरफ मैंने ये यूनिट वेक्टर r बनाया है। अब अगर हम किसी तरीके से यूनिट वेक्टर r निकाल लें तो हम लिख सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी है और डायरेक्शन r के यूनिट वेक्टर ने दे दिया है। ठीक है, अब r को यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है ये वेक्टर में हमने सीखा है। r को यूनिट वेक्टर निकलता है वेक्टर r जो भी रहा होगा, ये वेक्टर r है मान लो, वेक्टर r डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r। यहां से हमको r मिल जाएगा और एक बार r हमने यहां रख दिया, वेक्टर r डिवाइडेड बाय स्मॉल r, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। किसकी वजह से? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई इस छोटे चार्ज की वजह से। लेकिन इस सिस्टम में एक अकेला छोटा चार्ज नहीं है, कई सारे छोटे छोटे चार्ज है। टोटल वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबको ऐड करना पड़ेगा। एडिशन को ही इंटीग्रेशन कहते हैं और अगर हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो इस तरीके से हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं।